सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, जय भीम सेना। साथियों, इधर बीच लगातार यूट्यूब के माध्यम से भीम सैनिकों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, भीम सैनिकों को संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैं बहुजन नव जागृति में मुसलमानों का योगदान विषय पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मेरी समझ से बहुजनों की नव जागृति राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के ज़माने शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले आदरणीय गोविंदराव जी के घर जन्म लेते हैं तो सदियों से गुलाम बनाकर रखने वाली कौम पेशवाओं का पेशवावाड़ी उसी दिन धू धू करके जल उठता है। जैसे जैसे ज्योतिबा फूले जी बड़े होते हैं, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, उन्होंने यह निश्चय किया कि मुझे उच्च शिक्षा हासिल करके इस शूद्र अतिशूद्रों को न्याय, सम्मान, अधिकार, हक दिलाना है। इसी कड़ी में ज्योतिबा फूले जी विद्यालय जाने लगे, लेकिन मनुवादियों को यह बात खटकने लगी। उन्होंने ज्योतिबा फूले जी के पिता आदरणीय गोविंदराव जी को भड़काने का प्रयास किया, उन्हें धर्म की ऊंच नीच का हवाला दे करके ज्योतिबा फूले को स्कूल जाने से छुड़वा दिया। यह बात गोविंदराव जी के मित्र मुंशी गफ्फार बेग को जब पता चला कि ज्योतिबा स्कूल जाना बंद कर दिया है, तो वो गोविंदराव जी के पास आए और उन्होंने कहा कि ज्योतिबा के अंदर वो ज्योति है, वो आग है जो समाज की वर्षों की बेड़ियों को, वर्षों की गुलामी को जलाकर राख कर देगा। लेकिन ज्योतिबा का शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। किसी तरीके से मुंशी गफ्फार बेग ने गोविंदराव जी को समझा बुझा करके अपने मित्र, अंग्रेज मित्र जो हुआ करते थे मुंशी गफ्फार बेग के, लिजिट साहब के प्रयास से पुनः ज्योतिबा फूले जी का अंग्रेजी विद्यालय में दाखिला करवाया गया। इस तरीके से ज्योतिबा फूले जी शिक्षित हुए। उन्होंने पहला सोच ये रखा, पहली कदम ये उठाया कि मुझे अन्य लोगों को भी शिक्षित करना है। इस कड़ी में सबसे पहले ज्योतिबा फूले जी अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले जी को शिक्षित करने का मन बनाया और गृह शिक्षा के माध्यम से उन्हें पढ़ाने लगे। तमाम तरह की किताबें ला करके ज्योतिबा फूले जी माता सावित्रीबाई फूले को देते रहें और वो पढ़ती रहीं। माता सावित्रीबाई फूले के साथ ही साथ एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख ने भी ज्योतिबा जी को अपना गुरु मानकर वो भी उनसे अध्ययन करने लगी, वो भी पढ़ने लगी। किसी तरीके से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख शिक्षित हो गई तो उन्होंने सोचा कि समाज को भी शिक्षित करना है, क्योंकि बिना शिक्षा के सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस दिशा में उन लोगों ने आम के बाग के नीचे अपना प्रथम विद्यालय खोला। लेकिन विद्यालय को अनवरत चलाने के लिए मकान की आवश्यकता थी, बिल्डिंग की ज़रूरतें थीं, लेकिन उस ज़माने में कोई भी शूद्र अतिशूद्र अपना मकान देने को तैयार नहीं हुआ। जबकि गोविंदराव जी ने ज्योतिबा फूले को, माता सावित्रीबाई फूले को अपने घर से निकाल दिया था। तो उस समय ज्योतिबा के दर्द को एक मुसलमान भाई उस्मान शेख ने समझा और उस्मान शेख ने अपना मकान दे करके उसमें ज्योतिबा फूले जी का पहला विद्यालय खुलवाया। और उन्हीं के साथ माता सावित्रीबाई फूले तथा शेख उस्मान की बहन फातिमा शेख जी ने भी वहाँ पर साथ में रह करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बात आती है आगे चलकर, तो इस तरीके से बहुजन समाज के शूद्रों अतिशूद्रों के हर समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मुस्लिम समुदाय ने शुरू से ही बीड़ा उठा रखा था।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपना पहला आंदोलन शुरू किए, महाड़ आंदोलन में मनुवादियों ने हमला बोल दिया। पहले आंदोलन में मनुवादियों के मारपीट से बाबा साहब के बहुत ही परम आदरणीय परम मित्र उनके बापू राजभोज जी भी जख्मी हुए थे, अंततः वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। बाबा साहब इस बात से आहत थे तो उन्होंने ये मन बनाया कि इस बार महाड़ आंदोलन दूसरे तरीके से किया जाएगा, एक बड़ा जनसभा किया जाएगा, जलसा किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, महाड़ आंदोलन के लिए जनसभा करने के लिए कोई भी हिंदू या ये कह लीजिए उस ज़माने में भी शूद्र अतिशूद्र पिछड़े किसी ने भी अपनी ज़मीन को न देने का मन बना लिया। किसी ने अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने दिया जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाड़ आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सकते। उस समय भी मुसलमानों ने आगे आकर बाबा साहब को महाड़ आंदोलन का जलसा करने के लिए, महाड़ आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए, रैली करने के लिए अपनी ज़मीन मुहैया कराया। साथ ही साथ महाड़ आंदोलन में आने वाले आंदोलनकारियों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1946 के दौर में जब संविधान सभा का चुनाव लड़ने का प्रयास किया, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गांधी जी के इशारे पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद हैं। अंततः बाबा साहब अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़े और एक मक्खन बेचने वाले के हाथ के साथ चुनाव हार गए। मक्खन बेचने वाला एक अनपढ़ बाबा साहब को चुनाव हरा दिया। कांग्रेस की कृपा से कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में न जाने देने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था। यह बात बाबा साहब के मित्र जोगेंद्रनाथ मंडल को पता हुआ। जोगेंद्रनाथ मंडल जी जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक संगठन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बंगाल क्षेत्र के। उस ज़माने में जो बंगाल में सरकार थी वो मुस्लिम लीग की सरकार थी। माननीय फजलुल हक जी उसके मुख्यमंत्री थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के सहयोग से माननीय फजलुल हक जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलावा भेजा और पश्चिम बंगाल के जयसुल खुलना क्षेत्र से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव जिताकर संविधान सभा में भेजा, जिसका खामियाजा बंगाल को भुगतना पड़ा। विभाजन के दौर में गांधी जी एंड कंपनी का पूरी कांग्रेस की कंपनी ने बाबा साहब के उस निर्वाचन क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया। इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचने में कामयाब हुए, जहां पर लगभग 70% मुसलमानों को वोट हुआ करता था। वहां का मुख्यमंत्री भी मुसलमान हुआ करता था। माननीय फजलुल हक ने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अछूतों के पृथक निर्वाचन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय गांधी जी ने बहुत रोड़ा अटकाया। अंततः गांधी जी की कामयाबियां नाकाम होती रहीं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने आगा खान साहब से कहा कि तुम डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करो, डॉक्टर अंबेडकर के पृथक निर्वाचन का विरोध करो, हम तुम्हारी हर तरह की मांगों को स्वीकार कर लेंगे। उस समय आगा खान साहब और मौलाना हजरत मोहानी साहब ने साफ लहजे में कहा, गांधी जी मुझे मेरी कौम को कोई हक अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर का विरोध नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर की कौम को सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए पृथक निर्वाचन की बात करनी चाहिए। इस तरीके से उस ज़माने में जब छुआछूत चरम पर था, कांग्रेस के लोग भी बाबा साहब के साथ छुआछूत करते थे। तमाम ताकतें छुआछूत के लिए सतत प्रयत्नरत थी। बाबा साहब को उनके तमाम मित्रों के द्वारा भी इस तरीके का व्यवहार किया गया। जो उनके तमाम स्वर्ण मित्र थे वो इस तरह का व्यवहार करते थे, बाबा साहब को ये इंगित कर देते थे कि तुम अछूत समाज से हो। लेकिन रमज़ान के पवित्र महीनों में हजरत मौलाना मोहानी साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साथ में ले करके रोज़ा खोलते थे। ये मुसलमानों के का एक उदाहरण है कि किस तरीके से बहुजन नवजागृति काल में मुसलमानों ने बहुजनों के हक अधिकार के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 80 के दौर में
कांग्रेस सरकारों का पतन हुआ, क्षेत्रीय पार्टियां का विजय हुआ, माननीय लालू प्रसाद यादव जी नेता बने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेता बने, मानवर मासिया कांसी राम साहब बहुजन नायक बनकर उभरे, पूरे देश में बहुजनों का डंका बजा, तो उसमें भी मुसलमानों का योगदान रहा है। अगर क्षेत्रीय पार्टियों में दलित पिछड़ा समाज मुख्यमंत्री बन सका, तो उसमें भी मुसलमानों ने कांग्रेस का परित्याग करके क्षेत्रीय पार्टियों का साथ दिया, जिसकी बदौलत आदरणीय महामहिम माननीय मान्यवर कांसी राम साहब राष्ट्रीय लीडर बन सके, बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन सकी, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन सके, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन सके, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन सके, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन सके, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बन सके। तमाम उदाहरण है जब मुसलमानों ने कांग्रेस को अप्रत्याग करके क्षेत्रीय पार्टियों का साथ दिया। लेकिन दुर्भाग्य, आज बहुजन समाज के नौजवानों में मुसलमानों के प्रति जो घृणा है, यह कहीं न कहीं देश की एकता अखंडता के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि आज बहुजन समाज का नौजवान की ये सोच बन गई है कि जुम्मन की बकरी मरनी चाहिए, भले से हमारा 2 मंजिला मकान गिर जाए। ये एक जो डाल दिया गया है दिल में गंदगी, इस गंदगी को साफ करने के लिए सामाजिक संगठन भीम सेना का गठन किया गया है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि बहुजन समाज की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति को बल मिले और बहुजनों को सामाजिक न्याय प्राप्ति हो। इसी के साथ जय भीम, जय भीम सेना।